आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी 85 में। आज फिर हमारे ट्रेनिंग्स द्वारा दिए गए टेस्ट का आकलन हम करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 18 प्रश्न थे, जिन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित हल करने की कोशिश करेंगे। किसी कारणवश कोई त्रुटि रहती है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। तो यहाँ समय ज़्यादा ना लेते हुए हम चलते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न पर कि किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग विद्युत की आग में नहीं किया जाता। जब भी आप परीक्षा देने बैठो तो सबसे पहले उसकी कुछ खासियत होती है, उसे आप पकड़ें। जैसे यहाँ लिखा है विद्युत की आग, तो हमें देखना है कि विद्युत की आग में किसका उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ ऑप्शन देखें, सबसे पहले CTC लिखा है। तो पिछले टेस्ट में भी मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और BCF को बोला जाता है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। अब हमारे पास बचता है फोम या सभी। अब फोम का जब हमें पता है, जब कोई इलेक्ट्रिक फायर होती है तो फोम में इलेक्ट्रॉन को प्रवाह का आधार मिल जाता है, जिस कारण ये आग को और गति से बढ़ाएगा। इस कारण हम फोम की आग को इसमें इस्तेमाल नहीं लेते। तो इसका सही आंसर होगा हमारा जो फोम है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 चलते हैं। सरफेस प्लेट के हैंडल किस धातु से बनाए जाते हैं। सरफेस प्लेट की हमने चर्चा की कि सरफेस प्लेट की मुख्य आधार धातु कास्ट आयरन होती है, और इसके जो हैंडल होते हैं वो साधारणतः माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। छोटी सरफेस प्लेट के 2 हैंडल और बड़ी सरफेस प्लेट के 4 हैंडल लगाए जाते हैं, और इसको विरूपण से बचाने के लिए नीचे की ओर कुछ इस तरह की हमने चर्चा की, इस तरह के रिब्स भी बना दिए जाते हैं। और एक्यूरेसी की बात करें तो A ग्रेड की सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी 5 माइक्रोन और B की 20 माइक्रोन, जिसे अपने लिख सकते हैं 0.005 mm या 0.02 mm। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा साथियों? हमारा इसका उत्तर आएगा माइल्ड स्टील। प्रश्न नंबर 3, यूनिवर्सल सरफेस गेज में सूक्ष्म समायोजन में किसका उपयोग लेते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज, कुछ बच्चे यहाँ उलझ गए कि ये क्या चीज़ आ गई। जब मैंने आपको पढ़ाया तो हमने इस चीज़ को ये देखा, एक ऐसा गेज होता है जिसमें कुछ यहाँ V ग्रुव का कट लगा होता है, ये इसका आधार भाग, यहाँ पर एक रोकर आर्म, और इस रोकर आर्म के अंदर एक बेस बना होता है जिसमें एक स्पिंडल, यहाँ एक स्नग से एक स्क्राइबर, और यहाँ 2 गाइड पिन। इसको पूर्णतः हमने परिभाषित किया कि रोकर आर्म का उपयोग सूक्ष्म समायोजन में किया जाता है और गाइड पिन का प्रयोग समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा हमारा उत्तर सही होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज में सूक्ष्म समायोजन पूछा है, जिसे अपने लिखते हैं फाइन एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले स्नग, तो स्नग हमने देखा कि ऊपर वाला जो भाग ये था, जहाँ ये नट लगा था और स्क्राइबर लगा था, ये वाला भाग स्नग होता है, तो ये नहीं करेगा। स्क्राइबर हमें पता है लाइनें लगाने के काम आता है, ये भी नहीं आएगा। स्पिंडल, जो ये लंबे वाला जो भाग था, इस भाग को हमने स्पिंडल बोला, तो सीधा सा उत्तर आ जाएगा रोकर आर्म। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेरिंग स्क्रैपर किस स्क्रैपर को कहा जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि बेरिंग स्क्रैपर किसको कहेंगे। समतल को हमें पता है कि फ्लैट स्क्रैपर कुछ ऐसा होता है, जिसे हमने पढ़ा कि ये पुरानी रेतियों को द्वारा बनाया जा सकता है, और इसका एंगल कई बार पूछा गया जो आपका 75 डिग्री आता है। तो ये बेरिंग को स्क्रैप नहीं करेगा। डबल हैंडल, जो हमने कुछ बड़ा लिया
और इसके साथ बड़े हत्थे लगा दिए और ये जो बड़ी सरफेस होती है उनको क्लीन करने के लिए काम में लिया जाता है। हुक स्क्रैपर, जो हमने कुछ एक ऐसा स्क्रैपर पढ़ा जो इस तरह से यहाँ 90 डिग्री पर मुड़ा हो, इसका भी पूछा गया कई बार कि 90 डिग्री पर। अब हमारे पास आता है हाफ राउंड। तो हाफ राउंड कैसा होता है? हाफ राउंड को हम साधारणतः हाफ राउंड ही बोलते हैं, फिर भी इसको कई बार बेरिंग स्क्रैपर भी बोल दिया जाता है। ये हमने देखा कुछ इस तरह का था, एक देखने में चम्मच की तरह, और इसके पीछे की ओर एक हैंडल लगा था। इसमें एक और एक ये दो सरफेस कौन सी होती है? कटिंग एज होती है। क्या होती है साथियों? कटिंग एज। इसी स्क्रैपर को अपने क्या बोल देते हैं? बेरिंग स्क्रैपर भी बोल देते हैं। जिन साथियों का उत्तर इसमें हाफ राउंड स्क्रैपर आया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न आता है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए करते हैं? हमारे पास ट्राई स्क्वायर में एक बड़ा स्ट्रोक होता है, जो हेवी वाला भाग होता है उसको अपने स्ट्रोक बोलते हैं, और स्ट्रोक के साथ एक ब्लेड लगा होता है कुछ इस तरह से, लंबे वाला भाग इसका ब्लेड होता है। ये पूरा का पूरा 90 डिग्री पर बना होता है, और हमें ये पता है कि इसके बीच में एक छोटा सा ग्रूव कटा होता है, जिसमें जब हम किसी जॉब को मापते हैं तो उस जॉब से जो बर्स आई होती है उन बर्स को स्थान देने के लिए हम इस ट्राई स्क्वायर में एक छोटा सा होल करके रखते हैं। उसके अलावा इससे बनने वाला प्रश्न ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी का। ट्राई स्क्वायर प्रति 10 mm में एक्यूरेसी होती है 0.002 mm। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हमारे जो दिया गया प्रश्न था उसका उत्तर क्या होना चाहिए? उसका उत्तर हमारे पास आएगा ए और बी दोनों, क्योंकि हमारे पास था क्या जांचता है? समतलता, क्योंकि हम प्लेटनेट ऐसे जांच सकते हैं, और समकोणता। तो ए और बी, जिन साथियों का उत्तर सी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 6 नंबर पर। 6 नंबर में देखेंगे पूछा है बाहरी सतही कैलिपर का अल्पतमांक। क्योंकि निम्मी कई बार शुद्ध हिंदी से प्रश्न पूछ लेती है, इसलिए यहाँ जो भी प्रश्न में दिया गया है शुद्ध हिंदी का दिया गया है। प्लीज़ क्लास को स्किप ना करें, पूरा देखें। बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं प्रश्नों के अलावा भी करवाए जाते हैं, तो प्रश्नों को पूरा करें और पूरा देखें। तो बाहरी कैलिपर पूछा है, किसी प्रकार का कैलिपर नहीं बताया गया, बल्कि हम कैलिपर पढ़ते हैं तो हमने एक ये कैलिपर देखा, ये कौन सा है? ये बाहरी। इसी तरह हमने एक ये कैलिपर देखा, ये भी इसका बाहरी होता है, परंतु इसमें एक निडल दी होती है और यहाँ पे एक नट दिया होता है और बाहर की ओर एक स्प्रिंग लगा होता है। ये जॉइंट के आधार पे है। ये कौन सा है? फर्म जॉइंट, और ये होता है स्प्रिंग जॉइंट। और इसी के साथ हमारे कैलिपर कार्य के आधार पर एक और प्रकार आता है ओड लेग या जेनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट, या जिसे अपने लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले पेपर में हल करते हुए बता दिया था, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा था कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट उपकरण है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब कि अप्रत्यक्ष मापी है, क्योंकि यह समय माप नहीं दे पाता, बल्कि कहीं से माप लेने के बाद हमें किसी उपकरण पर इसकी माप लेनी पड़ती है। तो हम यह देखेंगे कि किसके ऊपर मापते हैं। अपने कैलिपर का माप किसके ऊपर मापते हैं? अपने जो हमारा स्टील रूल होता है उसके ऊपर मापते हैं। तो इनमें से हमारे पास स्टील रूल की एक्यूरेसी क्या होती है? 0.05 mm होती है। तो इसमें थोड़ा सा आगे और ध्यान दें तो हमारे पास अभी आएगा, इसका आ गया 0.5 mm। तो ये किसका है? 0.01 की चर्चा करें तो ये हमारे पास माइक्रोमीटर का अल्पतमांक भी 0.01 होता है। इसी तरह हमारे पास डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, उसका अल्पतमांक भी 0.01 होता है। 0.02 की बात करें तो ये हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका अल्पतमांक 0.02 mm होता है।
उसी तरह बात करें 0.001 mm किसका होता है, तो ये जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका अल्पतमांक हमारे पास 0.001 mm होता है। तो हमारा जिन साथियों का उत्तर इसमें डी लगाया था उन सभी का आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, किसी कार्यखंड के समांतर लाइनें लगाने व गोल रोड का केंद्र ज्ञात करने वाला कैलिपर। अभी हमने कैलिपर की बात की, ओड लेग, हर्मोफ्रोडाइट या जेनी कैलिपर, उसके बारे में बात की गई। तो यहाँ देखो लिखा है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर कभी भी किसी गोल रोड के केंद्र या ज्ञात नहीं कर पाता। फिर है आउटसाइड, ये भी नहीं आएगा। हमारे पास सही उत्तर आता है ओड लेग कैलिपर। फर्म ज्वाइंट तो एक उसके ज्वाइंट का प्रकार बताया गया है, न कि कैलिपर का। तो जिनका उत्तर सी है वो बिल्कुल सही होगा। आगे एलन की का हेड सबको पता है षटकोणीय होता है, या अष्टकोणीय हो सकता है, या 12 कोणीय हो सकता है। ये सभी क्या आएगा इसमें, सामान्यतः इसे हेक्सागोनल बनाया जाता है। क्या, हेक्सागोनल बनाया जाता है। तो इसका उत्तर ए सही रहेगा। आगे चलते हैं। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका होता है। ऑफसेट हमें पता है कि एक स्क्रू ड्राइवर ऐसा होता है और जिसका एक सिरा अपने अक्ष से कुछ झुका हुआ होता है और अपने समांतर भी झुका होता है, और उसका फेस कुछ यहाँ से इस तरह है, तो दूसरे सिरे का फेस कुछ दूसरे विपरीत दिशा में होगा। तो अपने अक्ष से झुका है तो कितने डिग्री पर झुका होता है। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि ये लगभग हमारे पास 90 डिग्री आता है। तो हमारे ऑप्शन में कहाँ है 90 डिग्री, देखो साथियों इसमें कहाँ है, 45 डिग्री नहीं है, 60 भी नहीं है, तो 90 जिनका सी है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 10 कि फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के पॉइंट कितने डिग्री पर टेम्पर्ड होते हैं। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कुछ ऐसा होता है हमें देखने में, इसमें से 4 खाने बने होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये टेम्पर्ड कितना होता है, सीधे से ये कितना टेम्पर्ड होता है। ये साधारणतः 53 डिग्री पर होता है। जिनका उत्तर 53 डिग्री है उनका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर कि नट बोल्ट को निश्चित दबाव से, प्रश्न नंबर 11 था कि किसका उपयोग करते हैं। हमें पता है इंजन के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जिन्हें एक निश्चित प्रेशर पर ही कसना आवश्यक होता है। उससे ज़्यादा बल लगाने पर या तो हमारा नट विफल हो जाता है या हमारा नट टूट जाता है, जिस कारण हमें कुछ भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। इस कारण हमें उस कसने के लिए दी गई निर्देशिका के अनुसार हम निश्चित दबाव का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित दबाव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सॉकेट स्पिनर नहीं करेंगे, मंकी रेंज नहीं होगा, तो टॉर्क रेंज, जो टॉर्क का मापन करेगा उसी के अनुसार हम नट बोल्ट का दबाव का चयन करते हैं। तो उत्तर नंबर सी। अभी तक आपने यहाँ देखा होगा कि इसी का भी सी आया था, इसका भी सी आया था, तो लगभग यहाँ भी सी था, तो लगभग सभी का सी था। और आगे चलें प्रश्न नंबर 12 कि कौन सा भाग फाइल के हैंडल को मजबूती प्रदान करता है। तो बहुत से बच्चों ने उत्तर किया इसका कि टैंग, पर तो टैंग मजबूती नहीं प्रदान करता। फाइल का यह भाग टैंग होता है, वो भाग नरम रखा जाता है, न कि मजबूती प्रदान करता है। हमने आपको पढ़ाया कि ये एक फाइल है, फाइल का ये टैंक वाला भाग है, या एक भाग फेरू लगा होता है और ये हैंडल होता है, और ये हैंडल को फटने से बचाता है कौन, फेरुल। तो इसका उत्तर आएगा आपका सी नंबर। आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 की ओर कि कौन सी फाइल पूरी लंबाई में समान होती है वह उसके एक तरफा दांते कटे होते हैं। तो फ्लैट फाइल इसके सिंगल कट या डबल कट दांते हो सकते हैं और इसकी दोनों एज पर ही दांते होते हैं। स्क्वायर फाइल इसके चारों सतह पर ही दांते होते हैं। हाफ राउंड इसकी एक सतह पर सिंगल कट और एक सतह पर डबल कट दांते होते हैं। अब हमारे पास आता है सेफ एज। सेफ एज फाइल बिल्कुल लंबाई में समांतर होती है और इसकी एक एज बिल्कुल सेफ होती है और एक एज पर इस तरह से एक पर दांते काट दिए जाते हैं और ये लंबाई में समांतर होती है, पर अंतर इतना रहता है कि यह आगे से मोटाई में पतली हो जाती है और पूर्णतः लंबाई में समान रहती है। बल्कि अन्य फाइलें 1/3 भाग टेपर और 2/3 भाग
समांतर रहती है, बल्कि ये फाइल आगे से 1/3 भाग मोटाई में कम होती है, बल्कि चौड़ाई में एक समान ही रहती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सेफ एज फाइल, जिनका उत्तर डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। अब प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14 कि कौन सा फाइलिंग करने का प्रक्रम नहीं है। हम जानते हैं कि फाइलिंग को हम सबसे पहले स्ट्रेट फाइलिंग करते हैं, सीधा फाइल को इस तरह से चलाना और वापसी, और हमें पता है फाइल और हेक्सा अगर स्ट्रोक में ही कटिंग करते हैं। तो इसका हमारा पहला उत्तर जैसे स्ट्रेट फाइलिंग सही हो जाएगा। दूसरा, जब हम स्ट्रेट फाइलिंग से कुछ सिरा अवतल बन जाता है, उतलता आ जाती है, कॉन्वेक्सिविटी आ जाती है, तो उस कारण हम क्रॉस फाइल इस तरह से इस तरीके से करते हैं इस जॉब के बीच में से। तो यह भी प्रश्न पूछा गया क्रॉस फाइलिंग कितने डिग्री पर किया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 45 डिग्री पर। फिर आता है ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग में हम फाइल को इस जॉब के इस समांतर पकड़ते हैं और घसीट के इसके बराबर चलाते हैं, तो बीच में आया हुआ उभार बिल्कुल समतल हो जाता है। तो अंतिम उत्तर बचता है हमारे पास राउंड फाइलिंग। तो राउंड फाइलिंग किसी प्रकार की कोई फाइलिंग प्रक्रम नहीं होता, बल्कि 4 नंबर हमारे पास कवर्ड होता है। कवर्ड फाइलिंग जो कुछ इस तरह की फाइलिंग होती है वो एक प्रक्रम होता है, या इस तरह की हमारी फाइलिंग है, इस तरह से कर दिया, यहाँ से कर दिया और यहाँ से कर दिया, ये फाइलिंग प्रक्रम होता है, बल्कि हमारे पास राउंड किसी प्रकार का कोई एक प्रक्रम नहीं है। आगे प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 15 पर कि फाइल के दांतों के कणों को निकालना या सफाई प्रक्रम को क्या कहते हैं। सबसे पहले ड्राइंग। ड्राइंग एक धातु को फैलाने की या उसकी बढ़ाने की प्रक्रम होता है। जिस प्रकार एक सुनार को आपने देखा होगा कि वह सोने को पीट कर एक ड्राइंग, उसके बाद एक टेम्पलेट होता है इस तरह का बड़ा, और उसमें छोटे बड़े थोड़े बड़े बड़े छिद्र होते हैं। सबसे पहले बड़े वाले से निकालता है, फिर उससे छोटे और अंतिम पतले वाले से, और ये एक लंबी तार के रूप में उसको बना लेता है, उसको कहते हैं ड्राइंग। फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग भी हमारे पास एक टूल होता है जिसमें पाइप को आगे का सिरा, जैसे हमारे पास ये सीधी पाइप है, इसके आगे के सिरे को कुछ इस तरह से घुमा देना, ये एक फ्लेयरिंग टूल होता है। और इसका आकार कुछ इस तरह से देखने में आपको मिलता है, तो इसको आगे से फैला देता है। फ्लेयरिंग भी नहीं आएगा, नहीं घर्षण भी नहीं आएगा, तो इसका हमारे पास उत्तर आएगा पिनिंग। और पिनिंग दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल लेते हैं, हम इसके लिए जो वायर ब्रश होता है उससे हम, या फाइल कार्ड का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। आप अगर लगातार इस वीडियो पे बने रहेंगे तो आपका कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर कि पीतल की ट्यूब, लोहे की पाइप, पतली पाइपों को काटने के लिए किस पिच का ब्लेड प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको कुछ पिच बताई थी, जैसे कोर्स पिच, मध्यम और फाइन। तो यहाँ कोर्स का होता है 1.8, मध्यम का 1.4 और इसका होता है 0.82 mm। तो अब हमें पता लग जाना चाहिए कि जब हम किसी हार्ड धातु को काटते हैं तो हमें कोर्स पिच का इस्तेमाल लेना पड़ता है, और जब हम पतली धातु को या सॉफ्ट मेटल को काटते हैं तो हम किसी फाइन पिच के ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ उत्तर आना चाहिए कौन सा, हमारे पास 2 mm की कोई पिच नहीं होती। 1.8 की कोर्स के लिए आ गई, ये भी गलत हो गया। 1.4 मध्यम के लिए आ गया, तो हमारे पास उत्तर 1 mm हो जाएगा। अगर हमारे पास 0.8 होता तो वह उत्तर इससे पहले प्राथमिकता उसको अपने दे देते। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि कीवे काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास सबसे पहले काउ माउथ, क्रॉस कट, हाफ राउंड और फ्लैट। फ्लैट चीज़ल सभी जानते हैं कि फ्लैट चीज़ल का इस्तेमाल हम सीधे लोहे के टुकड़ों को, प्लेटों को काटने के लिए किया जाता, तो ये उत्तर नहीं आएगा। अब हमारे पास काउ माउथ, इसका भी इस्तेमाल नहीं है, बचा क्रॉस कट और हाफ राउंड। यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में से क्या आएगा। क्रॉस कट सिर्फ कीवे काटने के लिए ही काम किया जाता है, क्रॉस से कीवे। हाफ राउंड का जो ऑयल गैलरी होती है, ऑयल गैलरी, उसे काटने के लिए हम हाफ राउंड चीज़ल का इस्तेमाल लेते हैं। अंतिम और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न, कास्ट आयरन के लिए
चीजल का कोण कितना होता है। तो हमने सबके लिए अलग अलग कोण बताए थे आपको कि एल्युमिनियम के लिए कितना होता है, तांबे के लिए कितना होता है, पीतल के लिए कितना होता है, एमएस के लिए, कास्ट आयरन के लिए और हमारा कास्ट स्टील के लिए। तो हमारा उत्तर यहाँ रहेगा 60 डिग्री। तो अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाएँ। भविष्य में आने वाली जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती, रेलवे, किसी भी प्रकार की भर्ती हो जहाँ डीजल से संबंधित प्रश्न हो, सभी में आपके लिए ये लाभदायक होंगे। जय हिंद, जय भारत।